नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में आपको पता है सिर्फ खबर नहीं होती है, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। खबर का हर एक बिंदु आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहती है हमारे संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हर छोटी बड़ी अपडेट। यानी न्यूज पंच में रहती है हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच में 3 मुख्य खबरों का जिनका हम रुख करने वाले हैं वो टॉप लाइन से पहले देख लेते हैं। सबसे पहले खबर देश के सबसे बड़ी नक्सली सरेंडर से जुड़ी हुई। जी हां, 31 मार्च 2026 का वो लक्ष्य है जब देश से नक्सलवाद को मिटाना है, खत्म करना है। उसके लिए अभियान में अब और तेजी पकड़ती जा रही है। जिस दूसरी खबर का अब हम रुख करेंगे वो है गुजरात से जुड़ी हुई। जी हां, टीम यहां नई है, कैबिनेट का हो चुका है विस्तार, मुख्यमंत्री वही हैं। रणनीति क्या है, लक्ष्य क्या तय किए जा रहे हैं गुजरात में, ये आपको बताएंगे न्यूज पंच में। इसके साथ साथ जिस खबर पर हमारी नजर रहने वाली है वो है साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई, डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया है स्वतः संज्ञान। क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई है, क्या नए निर्देश अब फॉलो करने होंगे, आपको बताएंगे न्यूज पंच में। और जिस आखिरी खबर पर हमारी नजर रहने वाली है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से। पाकिस्तान में खतरे में है अल्पसंख्यक। रिपोर्ट बता रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमला किया जा रहा है, हिंसा से जूझ रहे हैं इस समय अल्पसंख्यक। तो ये 4 मुख्य खबरें रहने वाली है न्यूज पंच में, जिस पर रहेगी आज हमारी नजर। और एक एक बिंदु आपको बताएंगे, वो भी विश्लेषण के साथ। आइए अब शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं लाल आतंक की। और लाल आतंक पर अब भारत में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और इसकी गवाह तस्वीरें आपको बताएंगी, जो बता रही हैं कि किस तरीके से नक्सलवाद अब दम तोड़ता जा रहा है भारत में। और भारत में ये दम तोड़ता ऐसे जा रहा है कि लाल आतंक का जवाब लाल गुलाब से दिया जा रहा है। और आज छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, तस्वीरें गवाह है, बता रही हैं कि नक्सली अपने आप अपने पैरों से चलकर समर्पण कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और भारत सरकार उनका समर्थन कर रही है, उनके लिए पुनर्वास के लिए तमाम नीति योजनाएं दे रही है। आप देख रहे हैं हथियार से लैस हैं, लेकिन हथियारों के साथ ये आत्मसमर्पण करने गए हैं। और लाल आतंक का जवाब इन्होंने संविधान की प्रति पकड़ के साथ ही साथ इनको लाल गुलाब भी दिया गया। तो लाल का लाल से ही वार किया जाएगा। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री कई बार इसका इशारा कर चुके हैं कि 31 मार्च 2026 का वो लक्ष्य है जब माओवाद, उग्रवाद, लाल आतंक को देश से जड़ के साथ मिटा दिया जाएगा। और इसके लिए तमाम नीति योजनाएं, फिर वो पुनर्वास से जुड़ी हूं, इनकी शिक्षा आगे कैसे बढ़ेगी, इनका रहन सहन कैसे रहेगा, इस पर फोकस किया जा रहा है। ये ग्राफिक्स का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे नक्सलवार पर वार लगातार जारी है। बस्तर में 200 से ज्यादा नक्सलियों ने डाल दिए हैं हथियार, 200 से ज्यादा। देश का सबसे बड़ा इस वक्त का नक्सली सरेंडर इसको कहा जा रहा है। कुछ समय पहले की बात है, माओवाद को देश से खत्म करने का सपना भी नहीं सोचा जाता था और आज ये सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है जब देश से नक्सलवाद को मुक्त करने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। ऐसे में बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और भारत के इस अभियान को लगातार मजबूती मिलती जा रही है। नक्सल उन्मूलन की दिशा में बड़ी सफलता लगातार मिल रही है। पिछले 2-3 दिन से आप देख लीजिए कि किस तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को तेजी मिली है। अपने आप से नक्सली आत्मसमर्पण करने आ रहे हैं। वो नक्सली जिन पर करोड़ों के इनाम थे वो खुद आकर अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ऐसे में साफ जाहिर है कि जड़ें कमजोर हो रही हैं और इसी जड़ें कमजोर होने की वजह से माओवाद देश से टूटता हुआ नजर आ रहा है। 31 मार्च 2026 की वो तिथि तय की गई है भारत सरकार की तरफ से जब देश से नक्सलवाद को हटाना है, मिटाना है। इसके साथ साथ कई नामी नक्सलियों ने किया है आत्मसमर्पण। कुछ दिन पहले की ही बात है, कई नक्सली जिन पे करोड़ों का इनाम, लाखों का इनाम था, उन्होंने खुद आके आत्मसमर्पण किया है। कई जो जिले थे जो पूरी तरीके से लाल आतंक में घिरे हुए थे, जहां दहशत थी आज से कुछ साल पहले तक, आज वो दहशत शांति में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। और अब लाल आतंक का अंत करीब दिखता हुआ नजर आ रहा है। 31 मार्च 2026 का तो वो समय दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से
नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और अब कुछ ही जिले रह गए। ऐसे में लग रहा है कि इससे पहले ही ये समय आ जाएगा जब नक्सलवाद हो सकता है उससे पहले खत्म हो जाए। 680 गिरफ्तार, 1225 ने किया है इस वक्त तक आत्मसमर्पण। और आपको बता दें कि पिछले एक महीने में ही 500 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। बहुत बड़ी फिगर्स है। 2010 के बाद अब नक्सली हिंसा में 81% की कमी आप देख रहे हैं, 81% की कमी। तो इसका मतलब कितनी परसेंटेज में अब ये रह गया है। सुमेश हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं, सुमेश का रुख करेंगे। सुमेश, बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी लीड, देश का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर कहा जा रहा है। 208 नक्सली कोई एक छोटा फिगर नहीं है और लाल आतंक को लाल गुलाब से आज जवाब दिया गया है। जी भावना, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा आज जो बस्तर का जो बस्तर में जिस तरह से आज बड़ी संख्या में, माने कहा जाए कि भारत में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर किए होंगे। 208 नक्सलियों ने समर्पण किया है। बस्तर में आज जिस तरह से जो समर्पण हो रहा था, जगदलपुर के परेड लाल बाग ग्राउंड में जो समर्पण नक्सलियों का हो रहा था, उसमें बड़ी संख्या में नक्सली, 200 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या में आधुनिक हथियार भी मिले हैं, जिनमें AK-47, LMG राइफल, जो तमाम हथियार जो नक्सली यूज किया करते थे, जो जब सुरक्षा बलों के बीच में जो मुठभेड़ हुआ करती थी, वो तमाम हथियार भी आज उनके पास से समर्पण किए गए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण आज मैं आपको बात बताना चाहूंगा, जब बड़ी संख्या में नक्सली यहाँ पर समर्पण कर रहे थे तो स्थानीय लोगों ने उनका गुलाब फूल देकर उनका स्वागत किया गया और संविधान की किताब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको दी गई। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बस्तर में जिस तरह से बारूद की गंध थी, वो बारूद की गंध अब खत्म हो रही है। बस्तर अब विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। बस्तर में लगातार सड़कें बन रही हैं, पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, जिसके बाद आपने देखा होगा कि लगातार बस्तर के इलाके में, बस्तर के कोर इलाकों में, चाहे दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, सुकमा, ये वो इलाके थे जिनमें बड़ी संख्या में जो नक्सली थे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते थे और आए दिन कुछ न कुछ घटना आंकड़ों के हिसाब से सुमेश आप हमें अब बताएं, जब 208 नक्सलियों ने आज सरेंडर किया है, 2024 से आंकड़ा देखें तो लगातार बढ़ता जा रहा है। आंकड़े क्या कह रहे हैं, तथ्य क्या कह रहे हैं? देखिए, जो आंकड़े बताते हैं कि जिस तरह से 2024 से लेकर अब तक 2100 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 1788 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, 458 जो नक्सली थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब तक सबसे ज्यादा जो नक्सली जो समर्पण हुए हैं आज वो बस्तर में आज सबसे ज्यादा नक्सली समर्पण किए हैं। 208 नक्सलियों का समर्पण हुआ है, जिसमें सेंट्रल कमेटी के मेंबर से लेकर जो नक्सली थे उन्होंने समर्पण किया है, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए का इनाम था। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बस्तर जो तो नक्सलवाद और नक्सली जिन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है उन्हें किस तरीके से अब मुख्य धारा में लाया जाएगा, उनकी शिक्षा, उनके पुनर्वास को लेकर अब सरकार लगातार प्रयास कर रही है, कोशिशें कर रही है और अब और नक्सली भी आगे आएंगे और आत्मसमर्पण करेंगे। ऐसे में अभियान अब और मजबूती लेता हुआ नजर आएगा। फिलहाल सुमेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर जिसका हम रुख कर रहे हैं वो है गुजरात से जुड़ी हुई। जी हां, आज गुजरात का भी बड़ा दिन हुआ है। आज गुजरात में नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 25 मंत्रियों को शपथ दिलाई है। मुख्यमंत्री वही हैं। जो कैबिनेट है उसका विस्तार हुआ है। कल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद लग रहा था कि गुजरात कैबिनेट में भूकंप सा आ गया है। लेकिन मिशन कुछ और है, लक्ष्य गुजरात के समय कुछ और है। ये फेरबदल भाजपा के मिशन 2027 के लिहाज से अहम माना जा रहा है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा मंत्रिमंडल विस्तार के शपथ ग्रहण में उपस्थित रहे हैं। आपको बता दें कि भूपेंद्र सरकार का ये तीसरा मंत्रिमंडल है और 2027 के लक्ष्य के साथ यहां आगे बढ़ा जा रहा है। क्यों हुआ है गुजरात में ये नया मंत्रिमंडल का विस्तार और कौन कौन से नए चेहरे हैं, कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको अब कैबिनेट में जगह मिली है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि भूपेंद्र पटेल मंत्री परिषद का पुनर्गठन जो हुआ है उसमें कौन कौन से चेहरों को मिली है जगह, किन किन को दिलाई गई है आज शपथ और कौन कौन समारोह में रहा है शामिल। अब CM के अलावा 25 मंत्री हैं, यानी पूरा कोटा आज पूरा हो गया है जो मंत्रियों का रहता है। हर्ष सांघवी जो पहले राज्य मंत्री थे, अब उनको उप मुख्यमंत्री का पोस्ट जो है वो दे दिया गया है।
इसके अलावा रविंद्र जडेजा की पत्नी, बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। जी हाँ, उनको भी मंत्री बना दिया। रिवाबा जडेजा मंत्री बन चुकी हैं। इसके साथ जितेंद्र भाई वघानी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है और मंत्री पद की शपथ ली है नरेंद्र पटेल अर्जुन ने भी। इसके साथ मोड़वाडिया भी मंत्री अब बन चुके हैं। तो आचार्य देवव्रत जो कि राज्यपाल हैं गुजरात के, उन्होंने 25 मंत्रियों को शपथ दिलाई है। गुजरात की कैबिनेट में ये बड़ा फेरबदल माना जा रहा है और जब से सरकार बनी है उसका ये तीसरा मंत्रिमंडल है। क्या है रणनीति, किस रणनीति के साथ गुजरात सरकार आगे चल रही है, इस समय हमारी रिपोर्टर जो मेघना देव है वो जुड़ गई है गांधीनगर से। मेघना, क्या मंशा जताई जा रही है, क्यों कैबिनेट में इतना विस्तार किया गया है, कोटा पूरा किया गया है, 25 मंत्री, पहले तो कम मंत्री थी, अभी ज्यादा मंत्रियों को क्यों शपथ दिलाई गई है, लक्ष्य क्या है, मिशन क्या है गुजरात का? जी देखिए, काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि गुजरात में कैबिनेट शफल हो सकते हैं और जब प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के नए जगदीश पंचाल को नए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया भाजपा का, तो उसके बाद से ये अटकलें दी कि अब कुछ ही समय में कैबिनेट रिशफल किया जाएगा। देखिए, गुजरात में विधानसभा चुनाव 2027 में है और इसी साल के अंत में लोकल बॉडी इलेक्शंस भी हैं। तो अगर हम ये देखें तो इससे पहले जितना रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें गुजरात में, अगर हम उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात की बात करते हैं, सौराष्ट्र की बात करते हैं और सेंट्रल गुजरात की बात करते हैं, तो उसका और अधिक रिप्रेजेंटेशन हो कैबिनेट में, इसको सुनिश्चित किया गया है। नए चेहरों को तो जगह दी ही गई है, लेकिन कुछ पुराने चेहरों को भी रिटेन किया गया, जैसे ऋषिकेश पटेल जो हेल्थ मिनिस्टर हैं गुजरात के, उनको रिटेन किया गया है और ऐसे कुछ और अन्य भी मंत्री हैं जिनको रिटेन किया गया है। आज कुल मिलाकर और जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है मेघना, क्या समीकरण यहाँ साधे गए हैं? जी देखिए, सौराष्ट्र से बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर हम रिवाबा जडेजा की बात करें, उसके अलावा जीतू वघानी की बात करें, जीतू वघानी भावनगर से हैं और उससे पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री थे, लेकिन उससे पहले वो अध्यक्ष थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके बाद कुछ समय ये पिछले मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिली थी, लेकिन इस बार वापस जीतू वघानी को जगह मिली है। तो अगर हम और हर्ष संघवी को वो गृह राज्य मंत्री थे और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो अगर हम देखें तो विजय रूपाणी की जब सरकार थी तो उस समय नितिन पटेल उप मुख्यमंत्री थे। भूपेंद्र पटेल की जब से मंत्रिमंडल बनना है और भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बने, उसके बाद कोई उप मुख्यमंत्री गुजरात में नहीं था। अब हर्ष संघवी दक्षिण गुजरात से आते हैं, मजूरा सीट से आते हैं, वहां से दक्षिण गुजरात को रिप्रेजेंटेशन मिला है और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी को बनाया गया है। तो अगर हम देखें तो काफी हद तक, और उसके साथ ही वाव, डीसा ऐसी जगहों से भी जो विधायक हैं उनको मंत्री पद दिया गया है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो केंद्र गुजरात के अलावा, क्योंकि अब जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के वो केंद्र गुजरात से हैं, केवल एक ही और दर्शनाबेन वाघेला जो असरवा से, अहमदाबाद में असरवा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से आती हैं, केवल उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। लेकिन उसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशन है तो अनुभवी और नए चेहरों को यहाँ जगह मिली है और एक समन्वय बनाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। मिशन 2027 के तहत कहा जा रहा है कि सब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। फिलहाल मेघना, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज पंच में हम आगे बढ़ेंगे। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है, पाकिस्तान से जुड़ी खबर आ रही है और पाकिस्तान में लगातार हम ये खबरें सुनते रहते हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और उनका मानवाधिकार हनन लगातार बढ़ता जा रहा है। कई रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर यह बात आ चुकी है। अब यूरोपियन टाइम्स की एक रिपोर्ट भी यही बता रही है कि पाकिस्तान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान की सेना जो है उसके प्रभुत्व के बीच देश की संस्थाएं पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई हैं और इस ध्वस्त होने के कारण कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और हिंसा का सामना लगातार उनको करना पड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये अत्याचार अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान में। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अपने ही लोगों का दुश्मन क्यों बन चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम नहीं है दुश्मन, लेकिन रिपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म की खबरें तो यही कुछ बता रही हैं कि अपने ही लोगों का दुश्मन इस समय पाकिस्तान बन चुका है। आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं कि यूरोपियन टाइम्स की ये जो खबर है वो बता रही है कि कैसे हिंदू, ईसाई और अहमदिया मुस्लिम समुदाय पर
अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में उनके मानवाधिकारों का हनन, उनके साथ हिंसा, उनके उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट लगातार बढ़ रही है और हम देख रहे हैं कि कैसे अल्पसंख्यकों की संख्या भी लगातार कम हो गई है। सेना की दखल अंदाजी से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, ये रिपोर्ट कह रही है, और अल्पसंख्यकों को करना पड़ रहा है उत्पीड़न और हिंसा का सामना। ऐसे में अलग अलग धर्म के समुदायों के लोगों के साथ इस समय कई हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। अहमदिया मुसलमानों की हत्या के बड़े हैं मामले। रिपोर्ट ये बता रही है कि लगातार इसमें वृद्धि दर्ज की जा रही है और अगर बीते 1 साल की बात करें तो कई हत्या और मनमानी के मामले सामने आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पे कई बार पाकिस्तान की किरकिरी हुई है। सिर्फ भारत नहीं की, देश के अलग अलग देशों ने भी आके पाकिस्तान के आतंकिस्तान का खुलासा किया है, उसकी पोल खोली और किस तरीके से अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है इसके बारे में भी रिपोर्ट में कहा गया है। आइए आपको एक और रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। ये है ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट। कुछ महीने पहले पाकिस्तान की HRCP की रिपोर्ट आई और उसमें कई खुलासे किए गए। हिंदुओं का पलायन को लेकर जारी ये रिपोर्ट की गई। उसमें क्या कह रही है ये रिपोर्ट कि हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति बेहद दयनीय है, बेहद खराब है और बेहद दर्दनाक भी है। हिंदू समुदाय के पलायन पर चिंता जताई गई है और किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ वहां उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। हिंसा, भेदभाव, आर्थिक संघर्ष के कारण हो रहा है पलायन। ऐसे में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की वैसे ही हालत जर्जर है, अर्थव्यवस्था वैसे ही चरमराई हुई है, लेकिन अपने ही लोगों का इस समय पाकिस्तान दुश्मन बन गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि इस समय पाकिस्तान में कितने हिंदू हैं। पाकिस्तान की आबादी है 24 करोड़ से ज्यादा। हिंदू सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक है पाकिस्तान में। 5 करोड़ से ज्यादा हिंदू आबादी है इस समय पाकिस्तान में। ऐसे में ये 5 करोड़ की आबादी इस समय उत्पीड़न का सामना कर रही है। आंकड़ों की सटीकता पर उठ रहे हैं सवाल कि क्या इनकी क्रेडिबिलिटी सही है या नहीं। वास्तविक संख्या आंकड़ों से हो सकती है कम, 5 करोड़ कहा जा रहा है, लेकिन क्या क्रेडिबिलिटी है ये तो अकाउंटेबिलिटी वही बताएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि 5 करोड़ से भी कम वहां की अभी हिंदू जनसंख्या हो सकती है। अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं, अखिलेश का रुख करेंगे। अखिलेश, जब विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में तो अलग अलग धर्मों के लोग दोनों देशों में बंट गए थे। भारत ने हमेशा अलग अलग धर्मों का सम्मान किया है, लेकिन पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स हो, अलग अलग रिपोर्ट हो, साफ तौर पर यह दर्शाती है कि वहां के अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पे यही तो सबसे गहरा सवाल है कि जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन हुआ तो पाकिस्तान की तरफ जो लोग गए वो लोग इस आशा में गए थे कि वो भी धार्मिक सहिष्णुता करेगा, और अगर यहाँ तक कि जो धर्म के साथ जो मुस्लिम धर्म के लोग थे वो लोग भी गए तो उनको भी यही आशा थी। लेकिन स्थितियां दूसरी थी वहाँ पाकिस्तान में, और सहिष्णुता के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ और वो असहिष्णुता फिर लगातार बनी रही। और उसमें असहिष्णु कौन हुए? जो वहाँ के सबसे बड़ी, जो सबसे दबंग, जो कह सकते हैं कि जो बिरादरी थी, जो पंजाबी पाकिस्तानी है, वो पंजाबी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो है वो पंजाब को चलाते हैं। वो न तो अपनी संस्कृति के अलावा किसी और की संस्कृति को फलते फूलते देख सकते हैं, न वो अपने लोगों के अलावा किसी और को शासन प्रशासन में देख सकते हैं। तो बहुत खींच तान करके कुछ सिंधी लोग जरूर शासन में आगे आ जाते हैं, लेकिन पंजाबी और सिंधुओं को छोड़ के पाकिस्तान में सबकी हालत बहुत ही नाजुक है। और यहाँ तक तो जैसा कि आप देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है जहाँ की बड़ी संख्या में पठान लोग रहते हैं, पठान लोगों पे लगातार बमबारी की जाती है। और उसके अलावा बलूच लोग जो है, बलूच भी मुसलमान है, लेकिन उनके ऊपर भी बहुत प्रताड़ना है और बलूच लोग इसी की वजह से पाकिस्तान से अलग होने की मांग करते हैं। पिछले हफ्तों में हमने देखा है कि कितने हत्या के मामले पाकिस्तान में आए हैं जिसमें अपने ही लोगों को मार रहा है पाकिस्तान, यानी कि अपने ही लोगों का दुश्मन बन रहा है। फिलहाल अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। न्यूज पंच में ये जो खबर है बेहद ही जरूरी है, सावधान रहें। ये 2 शब्द आपको कई स्कैम से बचने के लिए सचेत करते होंगे, लेकिन सच तो यह है कि हर रोज एक नया स्कैम लाखों लोगों को ठगता है। ठगी के नए नए तरीके, तरकीबें कितनों के सपनों को चकनाचूर कर देती हैं।
भारत में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही कई प्रकार के साइबर स्कैम भी अब आम हो गए हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला शुरू किया, उस पर सुनवाई शुरू की और केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो से इसका जवाब मांगा है कि ये जो दुरुपयोग हो रहा है सरकारी एजेंसियों का, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्योंकि ये सिर्फ एक मामला एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ, ये एक परिवार से जुड़ा हुआ नहीं है, ये देश से जुड़ा हुआ मामला है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, क्या सख्त निर्देश यहां दिए हैं और कैसे सख्ती से निपटते हुए सुप्रीम कोर्ट यहां नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट सख्त है इस पर। स्वतः संज्ञान लेते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में एक दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। 21 सितंबर को यह याचिका दायर हुई थी। एक वरिष्ठ नागरिक दंपत्ति के साथ धोखाधड़ी हुई और धोखाधड़ी हुई 1.5 करोड़ ठगा गया उनसे। ये वो वरिष्ठ नागरिक हैं जो 60 साल से ऊपर उम्र के हैं और रिटायर है और उनका 1.5 करोड़ का चूना उनको लग जाता है। सीबीआई के फर्जी अधिकारी और दस्तावेज का हुआ है इस मामले में इस्तेमाल। कई मामलों में ऐसा ही इस्तेमाल हो रहा है। फोन कॉल आती है, वीडियो कॉल आती है, सरकारी एजेंसी के अधिकारी के रूप में वो सामने आते हैं और फिर लोगों को ठगते हैं, निर्दोषों को ठगते हैं। न्यायपालिका की साख पर गंभीर आघात, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक याचिका पर सुनवाई शुरू की। आइए अब आपको बताते हैं ये डिजिटल अरेस्ट की दुनिया है क्या, कैसे चलता है ये पूरा खेल, क्या है डिजिटल अरेस्ट। एक साइबर घोटाले के तौर पे डिजिटल अरेस्ट को देखा जाता है। शुरू कैसे होता है? शुरू ये ऐसे होता है कि आपको एक मैसेज या कॉल आता है। मैसेज या कॉल किसी सरकारी एजेंसी के असल में तरफ से नहीं होता, ये होते हैं धोखेबाज, हैकर्स जो खुद को बताते हैं सरकारी अधिकारी, फिर चाहे वो पुलिस का हो, सीबीआई का हो, कोर्ट का हो, मांगते हैं आपसे दस्तावेज और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का खौफ दिया जाता है। आपको बोला जाता है कि आप कुछ ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं जिस पर आप पर हो सकती है कोर्ट की कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई। फिर मांगे जाते हैं पैसे ट्रांसफर या व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए किया जाता है मजबूर। जिनको इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, उन्हीं के साथ ये सबसे ज्यादा खिलवाड़ होता है। आइए अगले ग्राफिक्स का रुख करते कि कैसे ये पूरा खेल चलता है। आखिर में वीडियो कॉल पर बने रहने के लिए किया जाता है मजबूर। लंबे वीडियो कॉल रहते हैं, आपको मजबूर किया जाता है कि आप इस वीडियो कॉल पर जुड़े रहिए, नहीं तो अभी आप पर कस्टम विभाग की कार्रवाई हो जाएगी, पुलिस आ जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग हो, ड्रग्स हो या अन्य अवैध गतिविधियां, इसमें शामिल होने का व्यक्ति पर लगाया जाता है आरोप, वो निर्दोष व्यक्ति पे लगाया जाता है। व्यक्ति का बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन जैसा नजर आता है, जो वहां से बात कर रहा होता है धोखेबाज, वो असल में धोखेबाज ठग होता है जो अपने आप को अधिकारी बताता है। पीड़ित को लगता है कि पुलिस उससे ऑनलाइन पूछताछ कर रही है, लेकिन असल में वो ऑनलाइन पूछताछ नहीं होती, उसके साथ हो रही होती है ठगी, उसका डेटा लिया जा रहा होता है, उसके साथ किया जा रहा होता है स्कैम। अब अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, लेकिन आपको सचेत और जागरूक रहना बहुत जरूरी है। संवेदनशील जानकारी कभी भी ना दें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन को कभी शेयर न करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और ऐसे जो मैसेजेस आते हैं जिनको आपने कभी आपने जब उस धोखाधड़ी में आप शामिल ही नहीं हुए तो आप करिए उसको इग्नोर। क्यों घबराते हैं? बिल्कुल घबराने की आपको जरूरत नहीं। जल्दबाजी करने से बिल्कुल बचे। ये नहीं कि जल्दबाजी में आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दी, दस्तावेज उनको शेयर कर दिए और ये मिल जाते हैं उनको साक्ष्य जब वो जुटा लेते हैं फिर वो आपसे करते हैं ठगी। ऐसे में फिशिंग से बचे, धोखाधड़ी की रिपोर्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है डिजिटल अरेस्ट से जुड़ने की, जिसका आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी लिया है। फिलहाल न्यूज पंच में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज। दीजिए अनुमति। नमस्कार।